बचपन से ही ना पूरी दुनिया में एक ही बात सिखाई जाती है, खूब पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पालो। हाँ बिल्कुल, यही वो सीधा रास्ता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सही कहा। और लोग यही मानते हैं कि यही सफल होने का और आर्थिक सुरक्षा पाने का एक लौता तरीका है। लेकिन इस गहन चर्चा में आज हमारा मिशन कुछ अलग है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर यही सुरक्षित मानी जाने वाली सलाह लोगों को जीवन भर आर्थिक संघर्ष में फंसाए रख रही हो। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। ये जो तयशुदा रास्ता है ना, वो असल में इंसान को एक ऐसे अदृश्य जाल में फंसा देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और इसी अदृश्य जाल को समझने के लिए आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात कर रहे हैं। जी, और इस चर्चा का आधार हमने YouTube चैनल द बुक प्लस से लिया है। उन्होंने इस किताब का बहुत ही शानदार सारांश पेश किया है। हाँ, द बुक प्लस के उस सारांश के जरिए ही हम आज उन आर्थिक नियमों की गहराई में उतरेंगे जो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाए जाते। तो इस सफर की शुरुआत होती है 1956 से, जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे। और उनके जीवन में 2 पिताओं का बहुत गहरा प्रभाव था। एक उनके सगे पिता थे, जिन्हें किताब में पुअर डैड कहा गया है। मतलब वो बहुत उच्च शिक्षित थे ना, उनके पास बाकायदा PhD की डिग्री थी। हाँ, शिक्षा के मामले में वो बहुत आगे थे। लेकिन इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद वो हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। और दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रिच डैड का नाम दिया गया है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उन्होंने 8वीं कक्षा भी पास नहीं की थी, शिक्षा बीच में छूट गई थी उनकी। अरे वाह, मतलब दोनों की पृष्ठभूमि एकदम अलग थी। एकदम अलग। लेकिन फिर भी वो हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने की राह पर थे। एक के पास अकादमिक ज्ञान का भंडार था और दूसरे के पास असल दुनिया और व्यापार की गहरी समझ। मुझे यहाँ मानसिकता का वो अंतर बहुत कमाल का लगा जो द बुक प्लस के सारांश में बताया गया है। पुअर डैड का मानना था कि पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। हाँ, उनका सोचना था कि ज्यादा पैसा इंसान को भ्रष्ट कर देता है। जबकि रिच डैड का स्पष्ट मानना था कि पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। मतलब दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। और यही अंतर उनके रोजमर्रा के व्यवहार में भी झलकता था। जैसे जब भी कोई महंगी चीज सामने आती तो पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। और जब कोई इंसान ये वाक्य बोलता है ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये एक तरह से हार मान लेने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन रिच डैड ने इन शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। वो कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये तो एकदम दिमाग को कसरत करवाने वाली बात हो गई। मतलब मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये एक सवाल है जो नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे सोफे पर बैठे रहने और जिम जाके पसीना बहाने में फर्क होता है। एक वाक्य दिमाग को सुला देता है और दूसरा उसे जगा देता है। पुअर डैड ने हमेशा सुरक्षित खेलने की सलाह दी, यानी एक अच्छी नौकरी खोजने की बात कही। हाँ, उन्होंने इंसान को पैसे के लिए काम करना सिखाया। इसके विपरीत रिच डैड ने जोखिम को समझने और खुद की कंपनी खरीदने की सलाह दी, ताकि पैसा इंसान के लिए काम करे। और इस मानसिकता का असर उस 9 साल के बच्चे पर बहुत जल्दी दिखने भी लगा। कहानी में एक बहुत ही रोचक मोड़ तब आता है जब स्कूल के कुछ अमीर बच्चों ने रॉबर्ट और माइक को अपने साथ छुट्टियां मनाने ले जाने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बच्चे गरीब थे। हाँ, और 9 साल के बच्चों के लिए ये बहुत आहत करने वाली बात थी। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि वे पैसे बनाएंगे। और पैसे बनाने का उनका तरीका सच में मतलब बहुत ही अजीब और मजेदार था। सच में उनकी रचनात्मकता देखने लायक थी। उन्होंने सचमुच पैसे बनाने का यानी सिक्के ढालने का फैसला कर लिया था। बिल्कुल। उन्होंने पड़ोसियों से इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के खाली ट्यूब इकट्ठे किए। उस जमाने में, मेरा मतलब है 1956 में, ये ट्यूब प्लास्टिक के नहीं बल्कि शीशे या लेड के बने होते थे। जी, और उन्होंने उन धातु के ट्यूब्स को पिघलाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा बनाया और नकली सिक्के बनाने लगे। सोचिए, 9 साल के बच्चे सच में एक छोटी सी टकसाल चला रहे थे। ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी था। हाँ, और जब पुअर डैड ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उन्हें बहुत धैर्य से समझाना पड़ा कि इसे जालसाजी कहते हैं। लेकिन उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता की तारीफ जरूर की। ये किस्सा बहुत मजेदार है। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर अमीर बनना है तो नकली सिक्के ढालना तो रास्ता नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। और पुअर डैड ने भी ये बात मान ली कि उन्हें पैसे बनाना नहीं आता। इसलिए उन्होंने बच्चों को सही व्यक्ति के पास भेजा है, यानी माइक के पिता रिच डैड के पास।
और रिच डैड ने उन्हें सिखाने का फैसला किया, लेकिन किसी क्लासरूम में बिठाकर लेक्चर देकर नहीं। उनका तरीका एकदम असल जिंदगी वाला था। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने एक सुपरमार्केट में काम पर लगा दिया। हर शनिवार 3 घंटे डिब्बों की धूल साफ करने का काम, और वो भी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे की दिहाड़ी पर। 9 साल के बच्चों के लिए शनिवार की सुबह काम करना बहुत उबाऊ रहा होगा। उबाऊ भी और थका देने वाला भी। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट उस काम और कम वेतन से तंग आ गए। उन्होंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने जाकर शिकायत की होगी कि रिच डैड ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, बस शोषण किया। हाँ, और तब रिच डैड ने एक बहुत बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी इसी तरह इंसान को धक्के मारती है। ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या अपने बॉस पर गुस्सा करते हैं। मतलब वो जिंदगी के धक्कों से कुछ सीखते नहीं है। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए किताब में गधे और गाजर वाली बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। जैसे एक मालिक अपने गधे के सामने एक डंडे पर गाजर लटका देता है। गधा उस गाजर के लालच में लगातार आगे बढ़ता रहता है और भारी गाड़ी खींचता रहता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। गधा एक भ्रम के पीछे भाग रहा है, जबकि असल फायदा तो मालिक को हो रहा है, जो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। एकदम सही। और इंसान की जिंदगी में ये गाजर क्या है? तनख्वाह। इसी को चूहा दौड़ या रेस, रैट रेस कहा जाता है। इसके पीछे 2 भावनाएं काम करती हैं, डर और लालच। पैसे ना होने का डर इंसान को नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है, और जब तनख्वाह मिलती है तो लालच हावी हो जाता है। इंसान नई चीजें, गैजेट्स या छुट्टियां प्लान करने लगता है। खर्च बढ़ जाते हैं और फिर से पैसे खत्म होने का डर वापस आ जाता है। ये तो कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। तो इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? इसी को परखने के लिए रिच डैड ने बच्चों का एक टेस्ट लिया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया। पहले 25 सेंट, फिर $1 और अंत में $5 प्रति घंटे तक का ऑफर दिया। बाप रे, 1956 में 9 साल के बच्चों के लिए $5 प्रति घंटा तो बहुत बड़ी रकम थी। कोई भी बच्चा उछल पड़ता। लेकिन वो दोनों चुप रहे। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लिया था। रिच डैड यही दिखाना चाहते थे कि ज्यादा पैसा इस समस्या का हल नहीं है। सही बात है। अगर भावनाएं नियंत्रित नहीं है तो आमदनी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ रैट रेस को समझ लेने से तो जेब में पैसे नहीं आ जाते ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए रिच डैड ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया। उन्होंने उस 10 सेंट की तनख्वाह को भी बंद कर दिया। अब बच्चों को मुफ्त में काम करना था। मुफ्त में? ये तो बहुत क्रूर लग रहा है सुनने में। बाहर से हाँ, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा था। जब तक बच्चे तनख्वाह के लिए काम कर रहे थे, उनका दिमाग सिर्फ उन सिक्कों पर अटका था। हाँ, मतलब उनका दिमाग वेतन की उम्मीद में बंधा हुआ था। हाँ, और मुफ्त में काम करने ने उनके दिमाग को उस अदृश्य जाल से आजाद कर दिया। जल्द ही उन्होंने देखा कि स्टोर मैनेजर मिसेस मार्टिन पुरानी कॉमिक बुक्स के कवर फाड़कर उन्हें फेंक रही थी। अरे वाह, ये तो एकदम आहा मोमेंट था कहानी में। तनख्वाह छिन जाने के बाद उनके दिमाग ने वो देखा जो पहले नहीं दिख रहा था, एक अवसर। बिल्कुल। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से डील की कि वो पुरानी कॉमिक्स रख लेंगे लेकिन उन्हें बेचेंगे नहीं। फिर उन्होंने माइक के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल ली और एक पूरा सिस्टम बना डाला। माइक की बहन को लाइब्रेरियन रखा और बच्चों से 2 घंटे पढ़ने के लिए 10 सेंट लेना शुरू कर दिया। और 3 महीने तक उन्होंने हर हफ्ते $9.5 कमाए। असली सबक ये था कि अब उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। तब भी जब वो खुद वहां मौजूद नहीं थे। ये उनकी पहली असली संपत्ति या एसेट थी। और यहीं से हम वित्तीय साक्षरता के सबसे अहम नियम पर आते हैं, संपत्ति और दायित्व, यानी एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन लोग यहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं। रिच डैड के अनुसार किताबी शब्दों से ज्यादा कैश फ्लो के नंबर महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कैश फ्लो ही तय करता है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी। हाँ, संपत्ति या एसेट वो है जो इंसान की जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई व्यापार या रियल एस्टेट। और दायित्व या लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा बाहर निकालता है। रुकिए, यहीं पर मैं एक आम धारणा पर सवाल उठाना चाहूंगी। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि अपना घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या ये सच नहीं है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब एक मध्यम वर्गीय परिवार बड़ा घर खरीदता है तो वो भारी कर्ज लेता है। उसके बाद हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स, रखरखाव, बीमा, ये सब जेब से पैसा निकालते हैं। तो नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो के नजरिए से देखा जाए तो वो घर असल में एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। बिल्कुल। मध्यम वर्ग अक्सर दायित्व खरीदता है और उसे संपत्ति मान बैठता है।
अमीर लोग पहले ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो आमदनी पैदा करें और फिर उस आमदनी से घर या लग्जरी खरीदते हैं। ये तो पूरी तरह से सोच को बदलने वाली बात है। और द बुक प्लस के सारांश में 3 प्रकार की आय का भी जिक्र किया गया है ना? हाँ, अर्जित आय, पोर्टफोलियो आय और निष्क्रिय आय। अर्जित आय यानी अर्न्ड इनकम वो है जिसके लिए इंसान अपना समय और मेहनत देता है, जैसे नौकरी। ये तो बाल्टी से पानी ढोने जैसा हुआ। सही कहा। और पोर्टफोलियो आय कागजी संपत्तियों से आती है। लेकिन सबसे अहम है निष्क्रिय आय या पैसिव इनकम, जो खुद का पानी का पाइपलाइन बिछाने जैसा है। और यहाँ एक बात बहुत हैरान करने वाली है। जो इंसान मेहनत करके अर्जित आय कमा रहा है, सरकार उस पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है। ये सच है। और जिसने पाइपलाइन बिछा दी है उसे टैक्स में सबसे ज्यादा छूट मिलती है, क्योंकि टैक्स के नियम उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जो अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। इसलिए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपनी अर्जित आय को जल्द से जल्द पोर्टफोलियो या निष्क्रिय आय में बदल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सब इतना साफ है तो वित्तीय साक्षरता होने के बावजूद लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? हाँ, लोग उसी रैट रेस में क्यों फंसे रहते हैं? स्रोत में इसके 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं: डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। डर तो बहुत आम है। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वो कभी जोखिम उठाते ही नहीं। अमीर लोग हारने से नहीं डरते, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरी बाधा है निराशावाद यानी सिनिसिज्म। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब रियल एस्टेट की बात आती है तो निराशावादी लोग कहते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। हाँ, वो सिर्फ छोटी सी नकारात्मक चीज देखते हैं और विश्लेषण करने के बजाय केवल आलोचना करते हैं। वो बड़ी तस्वीर देखने से चूक जाते हैं। और तीसरी बाधा आलस है। मतलब लोग अक्सर इतने व्यस्त होने का दिखावा करते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का समय ही नहीं निकालते। ये व्यस्तता के भेष में छिपा हुआ आलस है। और अहंकार इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो उसे नहीं पता वो जरूरी ही नहीं है। इन बाधाओं को पार करने के लिए इंसान को अपनी वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल IQ बढ़ाना होता है, जिसके 4 स्तंभ हैं: अकाउंटिंग, निवेश, बाजार की समझ और कानून। इन सबको मिलाकर ही एक मजबूत रणनीति बनती है। अमीर लोग कॉरपोरेशन के जरिए टैक्स के कानूनी फायदे उठाते हैं। मतलब एक आम कर्मचारी कमाता है, टैक्स भरता है और फिर खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन कमाता है, खर्च करता है और बचे हुए पर टैक्स भरता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कानूनी फायदा है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने सच में एक बहुत दिलचस्प सफर तय किया। 9 साल के बच्चे के नकली सिक्के बनाने से लेकर कॉमिक बुक लाइब्रेरी और कैश फ्लो के असली नियमों तक। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि स्कूल की शिक्षा जरूरी है, लेकिन वो अंत नहीं है। असली कुंजी ये है कि भावनाओं को खुद पर हावी न होने दिया जाए। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना ही असली आर्थिक आजादी है। एकदम सही। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली कर्मचारियों को तैयार करने के लिए बनी है, तो क्या घरों में भी यही हो रहा है? मतलब जब छोटे बच्चों को घर के काम करने के लिए, जैसे कमरा साफ करने के लिए पॉकेट मनी दी जाती है, तो क्या अनजाने में उन्हें पैसे के लिए काम करना नहीं सिखाया जा रहा? क्या उन्हें बचपन से ही एक नई चूहा दौड़ के लिए तैयार नहीं किया जा रहा? ये तो सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको 1 पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।